हेलो स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ व्यापम सब ऑडिटर एग्ज़ाम की मैराथन सीरीज़ हमारी चल रही है और इस कड़ी में ये हमारा 12वां वीडियो है। आज हम केवल एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, या आप इसे दो भी कह सकते हैं, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंकिंग। करीबन 50 एमसीक्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। रिलेटिवली छोटा वीडियो रहेगा, सो फटाफट से क्वेश्चन कर लो। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको इसमें से जो अलग है उसकी पहचान करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कि सर इसमें से अलग क्या है? ऑब्वियस है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि बाकी सारे जो बैंक हैं ये कमर्शियल बैंक हैं। एसबीआई, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे कमर्शियल बैंक हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये बैंकों का बैंक है और ये देश का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। सिडबी वाज सेटअप डैश डैश एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ। सिडबी डैश डैश वर्ष में डैश डैश के सहायक के रूप में स्थापित हुआ। सिडबी नाम पे गौर कीजिए। ओके, खुद ही क्वेश्चन कर लीजिए आप इसको। ये आईडीबीआई की सहायक के रूप में स्थापित हुआ था 1990 में। ठीक है, तो सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम है वैसे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें आगे स्मॉल वर्ड आ गया। ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। मतलब इस कंपनी के यानी इस संस्था के 100% शेयर्स आईडीबीआई के पास हैं। तो जिसके पास शेयर होते हैं वो होती है होल्डिंग कंपनी, जिसके शेयर होते हैं वो होती है सब्सिडरी कंपनी। हिंदी में जिसके पास शेयर होते हैं, जिसने शेयर खरीदे होते हैं, उसको बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी, और जिसके खरीदे जाते हैं उसे कहते हैं सहायक कंपनी। अगला तीसरा आसान क्वेश्चन, इसका मुख्य कार्य हमारे देश की मुद्रा नीतियों और ऋण नीतियों को नियंत्रित और समन्वयित करना है। यहाँ बताए गए संस्थान की पहचान कीजिए। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, या बैंक ऑफ इंडिया के बारे में? देखिए, देश की मौद्रिक नीति, मुद्रा बाजार, ऋण नीतियों को जो कंट्रोल करता है वो है आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम है। बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट, बाजार पूंजीकरण के अनुसार वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? देखिए, जब 2025 की मार्च में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ा बैंक है वो है एचडीएफसी। एक ज़माने में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक होता था, लेकिन अब ये थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं जो फोर्ब्स इंडिया के हिसाब से हैं, और 7 जनवरी 2025 तक ये लिस्ट अपडेटेड है मेरे पास। उसमें एचडीएफसी बैंक नंबर 1 चल रहा है। ये प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है और इसका मार्केट कैप यानी इसके शेयरों का जो बाज़ार मूल्य है वो है 13.10 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पे है आईसीआई बैंक, 8.90 लाख करोड़ रुपए, और इसके बाद एसबीआई जो कि पब्लिक बैंक है 6.47 लाख करोड़ रुपए, और फिर दूसरे बैंक के भी हैं। टॉप 3 बैंक आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, इन केस ऑफ विच कार्ड अ होल्डर कैन स्पेंड मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन हिज अकाउंट। हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड सुना है, क्रेडिट कार्ड नाम सुना है। डेबिट कार्ड की ये विशेषता होती है कि जितना आपके खाते में पैसा होता है आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो। आम भाषा में जिसे आप अपना एटीएम कार्ड कहते हैं, तो अगर आप एटीएम कार्ड आपका डेबिट कार्ड, अगर आपके पास खाते में 50,000 रुपये पड़े हैं तो आप 50,000 ही निकाल पाओगे। क्रेडिट कार्ड की दशा में आपको एक लिमिट अलॉट होती है, उस लिमिट तक आप स्पेंड कर सकते हैं और बाद में आपको बिलिंग साइकिल के हिसाब से पेमेंट करना होगा। लेकिन डेबिट कार्ड की खासियत होती है जितना खाते में है उतना ही खर्च पाओगे, उतना ही खाते से निकलेगा। बी। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? अगर आपके मन में आया कि मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, खुद का बैंक खोलना चाहता हूँ, तो आप किसके पास लाइसेंस लेने जाओगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट में आपको फाइल करना पड़ेगा। आरबीआई को ये पावर दिया हुआ है कि वो बैंकों को लाइसेंस देगा, भले ही वो बैंकिंग एक्ट
बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के तहत खोला जाए, लेकिन लाइसेंस देने का जो पावर है वो आरबीआई के पास ही है। बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क बट द लाइसेंसिंग पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाज स्टैब्लिश्ड इन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 में या अप्रैल 1935 में? जनवरी 1949 में या जनवरी 1935 में? तो अप्रैल 1935 में स्थापना पूछी है। मैं कुछ और तारीखें भी आपको बताता हूँ, ये तीनों चारों तारीखें याद रखिएगा। इसकी स्थापना की तिथि है 1 अप्रैल 1935। इससे संबंधित जो एक्ट है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये तारीख है, लेकिन ये है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की तारीख और हमसे पूछी थी स्थापना की तारीख। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग ओम्बड्समैन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? बैंकिंग लोकपाल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? बैंकिंग लोकपाल जो ग्राहकों की शिकायतों को सुनता है उसका गठन किस एक्ट के तहत किया गया है? तो एक्ट तो यही होगा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसका गठन किया गया है, बैंकिंग लोकपाल का गठन। ठीक है, ये ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक वॉज डन ऑन? व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। तो 19 जुलाई 1969 को व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कहता है भारत में व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया और इस दौरान 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय ऐसे बैंक पिक किए गए जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, गरीबों तक, ग्रामीणों तक पहुंचाना, समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इसके बाद एक और बार भी राष्ट्रीयकरण हुआ है, वो हुआ है 15 अप्रैल 1980 को सॉरी, तब 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह से कुल 20 बैंक सरकारी स्वामित्व में आ गए। बाद में भले मर्ज होते होते अब ये 12 रह गए हैं, लेकिन ठीक है, 14 + 6 करके इस तरह से। तो 19 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन कहता है आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 परसुएंट टू रिकमेंडेशन ऑफ। ये क्वेश्चन अभी आया था। क्या इसकी आरबीआई की स्थापना गोरेवाला समिति की स्थापना के आधार पे हुई, अनुशंसाओं के आधार पे, या तलवार समिति या हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई? तलवार समिति का संबंध, एक तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बनी थी ये समिति। तलवार समिति 1975 में थी। इन्होंने क्या सुझाव दिया था? बैंकों में कस्टमर सेवाओं पे इन्होंने जोर दिया था और ये जो बैंकिंग लोकपाल का गठन हुआ है वो कहीं ना कहीं इनकी ही सिफारिशों के आधार पर हुआ है। गोरवाला समिति 1951 में गठित की गई और इन्होंने कहा कि हमें जो वित्तीय संस्थान है इनको पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखना चाहिए, इनको स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, इनको अपने बिजनेस या ट्रांजैक्शंस खुद से करने दिए जाने चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। बैंक डिसाइड करेगा किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, या सारी चीज़ें बैंक तय करेगा, उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या प्रभाव नहीं होना चाहिए था। ये बात गोरवाला समिति ने कही थी और आज़ादी के तुरंत बाद ही कह दी थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है इन बेसल कमिटी रिकमेंडेशन वन ऑफ द रिकमेंडेशन रिलेट टू। बासले या बैसले समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश समिति थी, तो ये बहुत आसान है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। उन्होंने कहा था कि बैंकों को अगर फेल होने से बचाना है तो बैंकों के पास एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए, पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। तो उन्होंने पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिए थे। इसमें बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3 आया था। इसमें जो थर्ड जो चल रहा है करंट बैसल 3, CAR रिक्वायरमेंट इन इंडिया एज पर RBI मिनिमम CAR 11.5%, यानी बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 11.5% कम से कम होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स।
तो वो तो खैर अगर आप सीए वगैरह की पढ़ाई करते हो या बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स लगाते हो तो आपको हो सकता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना भी आए, लेकिन अभी आएगा नहीं। आपको तो याद रखना है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स इंटू 100 जब करेंगे तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 11.5% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है पर्याप्त पूंजी बैंक के पास है, बैंक फेल नहीं होगा। स्टेबिलिटी के लिए बैसले समिति ने ये रिकमेंड किया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वेल, आगे कहता है द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़, बैंक का मेन कार्य क्या है? एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग एंड ग्रांटिंग लोन, ये तो सही में बैंक का मेन काम है। इशू ऑफ नोट्स, ये कमर्शियल बैंकों का कार्य नहीं है। गवर्नमेंट का बैंकर, ये भी नहीं है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक, ये भी बैंक का काम नहीं है। ये तीनों काम आरबीआई के हैं। आरबीआई ही है जो नोट्स छापता है, आरबीआई ही है जो सरकार के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, आरबीआई ही है जो बैंकों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देता है। बाकी कोई वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, आईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंकों का मेन काम क्या है? लोगों की जमाएं लेना, लोग अगर पैसे जमा कराने आए तो उनसे लेना और फिर वो पैसा लोगों में लोन के तौर पे बांटना, ये उनका मेन काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़, बैंक ये जो कमर्शियल बैंक हैं उनका मेन काम क्या है? पब्लिक को सर्व करना, प्रॉफिट कमाना, सरकारी काम करना या मनी इशू करना? तो मनी इशू करना तो इनका काम नहीं है। आपको लग सकता है, शायद लग सकता है कि सर्विंग टू द पब्लिक इनका मेन काम होगा, लेकिन नहीं सर, ये कमर्शियल है। ठीक है, जहाँ पे भी कमर्शियल आ जाता है ना, जैसे अगर मान लो मैं हूँ, चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके दो पर्पज़ हो सकते थे। एक तो होता है सर्विंग नेचर और एक होता है कमर्शियल नेचर। लेकिन अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ, कुछ भी अगर मैं कोर्स बेच रहा हूँ, तो फिर उसका मतलब है वो कमर्शियल नेचर है। भले मैं सेवा का दिखावा कर लूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोर्स बिक जाएं और मैं कमाई कर लूँ, तो अगर मेरा प्रॉफिट मोटो है तो फिर मैं कमर्शियल एजुकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो कमर्शियल बैंकों का भी मुख्य कार्य, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। ठीक है, उनके होने से जनता को सेवाएं मिलती है, वो एक अच्छी बात है। मतलब कहते हैं कि अगर आप एक ऐसे कैरियर में हैं जहां आप लोगों को सेवाएं देके कमाते हो तो ये है। तो ऐसा तो देखा जाए, तो वैसे देखा जाए हर कोई ये करता है। एक दुकान भी अगर दुकान खोल के बैठा है तो वो आपको सेवा दे रहा है, लेकिन सेवा देना मकसद भर नहीं था, उसका मकसद प्रॉफिट था। तो ये दोनों के लिए लाभ की बात है। ठीक है, बैंकों का मुख्य कार्य लाभ कमाना होता है, कमर्शियल बैंकों का खास करके। इसके बाद है द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक विच इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय अदर बैंक, दैट इज़, केंद्रीय बैंक का वो मुख्य कार्य क्या है जो बाकी बैंक नहीं करते? साख नियंत्रण का काम आरबीआई करता है। ऋण प्रदान करना, ये काम कमर्शियल बैंक का है। जमाएं स्वीकार करना, ये कार्य कमर्शियल बैंक का है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ये काम कमर्शियल बैंक का है। तो केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है जो बाकी बैंक नहीं कर पाते वो है क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण। ठीक है, साख नियंत्रण के लिए बैंक के पास कुछ क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव तरीके होते हैं। ये हमने मौद्रिक नीति में पढ़ा है, फिर भी जल्दी जल्दी बात करें। बैंक रेट, जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ओपन मार्केट एक्टिविटीज़, जिसके अंदर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खुले बाज़ार में ख़रीदता है, बेचता है। कैश रिजर्व रेशो, जिसके तहत कुछ पैसा कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखाना होता है, इस रेशो को चेंज करना। एसएलआर, वो रेशो कि बैंकों को कुछ पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, तो उस एसएलआर को चेंज करना। ये सब बैंकों के क्वांटिटेटिव तरीके हैं। इन तरीक़ों से बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है। वहीं आरबीआई के पास कुछ क्वालिटेटिव तरीके भी होते हैं। उसमें जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट आप समझो, अगर एक मार्जिन रिक्वायरमेंट हो मान लीजिए 20%, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ पर 100 रुपये की चीज़ रखने पर बैंक जो है वो 80 रुपये का उधार दे सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्जिन 30% कर दिया जाए तो क्या होगा? 100 रुपये की चीज़ रखने पर बैंक फिर 70 रुपये ही उधार दे पाएंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी चेंज करके बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह से क्रेडिट राशनिंग करके, यानी कितनी क्रेडिट किस सेक्टर को दी जाएगी, ये करके भी बैंक एक क्वालिटेटिव तरीका है क्रेडिट कंट्रोल करने का। इसके अलावा बैंक मॉरल सुशिएशन
मॉरल प्रेशर बनाकर भी कहीं साख नियंत्रण कर सकता है। इसके अलावा कुछ जो बैंक बात नहीं मानते, बैंक उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई करके, उनके ऊपर फाइन लगाकर या लाइसेंस कैंसिल करके भी उनको कहें साख नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने हैं। पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो वैसे ही मिल जाएगी। और चाहो तो फिर आप हमें, अगर नहीं मिल पा रही उधर, तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन 1992 द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस एज पर सी रंगराजन कमेटी, एम नरसिम्हन कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इस कमेटी का संबंध तो गरीबी से है। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट। तो बैंकिंग सेक्टर, जैसे जब 1991 में अपने आर्थिक सुधार हुए थे, तो बैंकिंग क्षेत्र में कौन से सुधार होने चाहिए थे, इसके लिए एम नरसिम्हन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अपनी रिपोर्ट के कुछ उनके हाईलाइट थे, वो क्या थे? सीआरआर और एसएलआर जैसे पूर्व अवरोधों को कम करना, सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए ताकि बैंक थोड़ा फ्री हैंड हो, लोग बैंक पब्लिक को ज़्यादा लोन दे पाएँ, इसलिए उन्होंने पहले रिकमेंडेशन ये थी कि सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए। सेकंड ये है कि परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए नए नियमों को बनाया जाए। बैंकों के जो असेट्स होते हैं उनको असेट्स को स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो इसकी सिफारिश भी एम नरसिम्हन ने ही की थी। निजी और विदेशी बैंकों को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, मतलब केवल गवर्नमेंट बैंक ना हो, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को भी लाइसेंस दिए जाएं, और यहाँ तक कि फॉरेन बैंक अपनी ब्रांच खोलना चाहें तो उनको भी अनुमति दी जाए। ये भी एम नरसिम्हन समिति की रिपोर्टों में था। पूंजी पर्याप्तता मानदंड, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को लागू करना, बैसल समिति ने जो कहा था उनको लागू किया जाए। इन सब सुधारों से क्या हुआ? भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन हुआ और आधुनिकीकरण हुआ। द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग रूरल बैंकिंग एंड एग्रो फाइनेंस द नाबार्ड। ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त के प्रसार के प्रयोजन के लिए नाबार्ड ग्रामीण उधार लेने वालों को सीधा उधार देता है। गलत ऑप्शन, क्योंकि नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट लोन नहीं देता। सेकंड है ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले ग्रामीणों को ये नहीं, ग्रामीणों को नहीं देता। बहुत सिंपल सी बात है, लोग लेते हैं संस्थाओं से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह से लोन, और उन संस्थाएं, उनको ज़रूरत है तो वो नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। तो नाबार्ड रीफाइनेंसिंग का काम करता है। ठीक है, नाबार्ड कभी भी लोगों को डायरेक्ट लोन नहीं देता है। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैंक के कार्यों के संदर्भ में सूची 1 की मदों का मिलान सूची 2 की मदों के साथ कीजिए। एक तरफ काम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ आपको पहचान करनी है। अभिगोपन, बैंक अंडरराइटिंग का काम करते हैं, बैंक कोषों का स्थानांतरण करते हैं, तो ये तो, और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट देते हैं, बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं। तो बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं, ये बैंक का प्राथमिक कार्य है। सपोज मुझे केवल एक ही आता तो डी के साथ मैं 1 को डेफिनेट मिलाता, क्योंकि बैंकों का मेन काम होता है पब्लिक से जमाएं लेना। D1 D1 यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो अभी तक ए ऑप्शन हट चुका है। इसके बाद ओवरड्राफ्ट देना बैंक का एक तरीका है एडवांस देने का। सोचो, अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी, क्योंकि हम खुद को सोचते हैं। जैसे सपोज करो मैं अगर बैंक के पास जाऊंगा और ओवरड्राफ्ट लूँगा, दैट इज़ जमा पैसे से ज़्यादा पैसे निकालूंगा, तो मेरे लिए तो ओवरड्राफ्ट है, पर बैंक के लिए वो क्या है? एडवांस देने का एक तरीका है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एडवांस देने का एक तरीका। तो मेरा सी के साथ जाके 2 मैच हो गया। अब सी के साथ 2 मैच हो गया तो इसी के साथ ये डी भी ऑप्शन में से हट गया। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है। अंडरराइटिंग और इससे पहले एक है कोषों का स्थानांतरण। तो बैंक जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे फंड ट्रांसफ़र करता है। अगर आप कभी देखेंगे बैंक क्या करता है, जब हम बैंक में चेक ले जाते हैं तो वो हमारे खाते में पैसे जमा करता है, या हम किसी को चेक देते हैं तो बैंक हमारे खाते में से पैसे उड़ा देता है। यानी बैंक उस समय हमारे एजेंट की तरह कार्य करता है, वो हमारे खाते में पैसे जमा करने का और निकालने का काम करता है। तो बैंक हमें एजेंसी सर्विसेज प्रदान करता है। तो मेरा बी के साथ जाके 4 मैच होगा। बी के साथ 4 यहाँ है,
वेल तो कुल मिला के ये आंसर बनने वाला है। इसके अलावा बैंक अंडरराइटर की सुविधा देता है, कहने का मतलब है वो हमारे शेयर्स और डिवेंचर बिकवाने की गारंटी लेता है, तो ये बैंक का एक तरह से यूटिलिटी फंक्शन है। तो अभिगोपन जो है ये बैंक का उपयोगिता कार्य है, ये बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग होती है। तो इस तरह से बैठेगा, आपका आंसर सी रहेगा। ये बैंकों के कार्य के ऊपर क्वेश्चन था। वेल यहाँ पे मैंने वापस यहाँ दिया है, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। बैंक का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? जमाएं स्वीकार करना, लोगों को लोन एडवांस देना और क्रेडिट क्रिएशन साख निर्माण का कार्य करना। बैंक के एजेंसी कार्य क्या होते हैं? हमारे चेकों का, हमारे बीआर का कलेक्शन करना, मतलब हमारे खाते में पैसे जमा करना। हमारे जो यूटिलिटी बिल होते हैं, पानी के, लाइट के, टेलीफोन के, इंटरनेट के, वो बिलों का भुगतान करना। एक ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर की तरह कार्य करना। इसके बाद बैंक के यूटिलिटी फंक्शन होते हैं। बैंक जैसे शेयर्स और डिवेंचर्स की अंडरराइटिंग करता है। बैंक हमें लोकल लॉकर की सुविधा देता है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज देता है। तो ये बैंक के यूटिलिटी फंक्शंस हैं। वेल आगे बात करें तो बैंकों के लिए वैधानिक तरलता कोष ज्ञात करने के लिए कुल तरल संपत्ति गणना में शामिल न की जाने वाली कुल संपत्ति हैं। ठीक है, आपने एसएलआर सुना होगा, और एसएलआर का सिंपल मतलब ये है कि बैंक को अपनी एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का एक निश्चित प्रतिशत, मान लीजिए 18.5%, इतना पैसा बैंकों को अपने पास तरल रूप में रखना होता है। तरल रूप से क्या मतलब है? बैंक गोल्ड के रूप में रख सकता है, हाँ। कैश के रूप में रख सकता है, हाँ। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, हाँ। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज वो जो एसएलआर की कैलकुलेशन होती है, जहाँ पे आपको अपने पास लिक्विड एसेट्स रखने होते हैं, उन लिक्विड एसेट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज शामिल नहीं है। तो इसका आंसर सी है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स इस पर्पस से कौन कौन से माने जाते हैं। बैंक अपने पास कैश रख सकता है, ठीक है, और इसके अंदर वो कैश नहीं आएगा जो यूँ समझिए कि बैंक ने आरबीआई के पास सीआरआर के तौर पे रखा आया हुआ है, वो वाला कैश नहीं। बैंक के पास जो खुद का कैश है वो काउंट होगा। अगर बैंक के पास फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में गोल्ड है वो काउंट होगा। बैंक के पास जो जी सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज ट्रेजरी बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये काउंट होंगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ गारंटीड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये काउंट होंगी। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ अंडर द इंडियन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये काउंट होंगी। और बॉन्ड्स इशूड बाय पीएसयूज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, ये काउंट होंगी। और कौन काउंट नहीं होंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज काउंट नहीं होंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काउंट नहीं होंगे, म्यूचुअल फंड और इक्विटी एंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, ये सब एसएलआर के पर्पज से काउंट नहीं होगा। तो याद करना है। अगला क्वेश्चन है, उन वर्षों की पहचान कीजिए जिनमें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में विभिन्न चरणों में कार्य हुआ। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उससे पहले 1955 में भी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बी, सी और ई, बी सी ई इसका आंसर होगा बी, ठीक है। और एक बात पढ़ लीजिए यहाँ पे, द डिफरेंट फेजेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया टुक प्लेस इन द फॉलोइंग ईयर्स। 1955 में क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, और उसका नाम रखा गया था एसबीआई। यानी इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण से पहले क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके बाद 1980 में 6 और कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। इस तरह से कुल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, तो ये मैंने इसको मिला दिया। और मैं देखता हूँ क्या इतना मिलाने भर से मेरा काम हो जाता। ए के साथ 2 मैच हुआ है, तो ए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए ए और सी तो ऑप्शन गए, ठीक है। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हम अभी पढ़ के आए, 1955 में हुआ था, तो मेरा बी के साथ 3 कनेक्ट होगा। तो बी के साथ 3 कनेक्ट होगा, वो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे भी है। अभी भी बी और डी दोनों ऑप्शन रेस में बने हुए हैं। 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, वो 1969 में हुआ था। तो ये सी के साथ 4 जमेगा, सी के साथ 4 यहाँ पे है,
इसलिए अब ये भी रेस से बाहर हो गया, डी इसका आंसर हो गया। और आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से मिलान कार्य पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू अक्वायर। फिशिंग क्या होता है? अनाधिकृत फर्मों से ऋण प्राप्त करने का प्रयास, संवेदी सूचनाएं जैसे प्रयोक्ता का नाम, पासवर्ड आदि प्राप्त करना, यही होता है फिशिंग। तो फिशिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है। उसमें आपके पास मेल आएगा, हो सकता है एसएमएस आए, हो सकता है टेलीफोन कॉल आए, और ये आपको क्या करेंगे ना, किसी लिंक पे क्लिक करने को प्रेरित करेंगे या आपको एक फर्जी वेबसाइट पे पहुंचा देंगे, आपसे डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि वो कोई ऑथोराइज्ड संस्था है, लेकिन वो कहीं हैकर्स होते हैं और साइबर फ्रॉड आपके साथ हो, उसके लिए वो ट्राई करते हैं। उसको टेक्निकली या इस टर्म में फिशिंग कहते हैं। ठीक है, इसका कोई मछली पालने से कोई संबंध नहीं है, पर हाँ, जिस तरह मछली को जाल में फंसाया जाता है उस तरह आपको जाल में फंसाने की कोशिश है, तो इसलिए इसका नाम फिशिंग है। इसमें आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपका पासवर्ड, आपके बैंक डिटेल्स, ये निकालने की कोशिश सामने वाला साइबर अपराधी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम लॉस इज़। वेल, जैसे इस चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक एंड बैंकिंग प्रॉब्लम्स। तो बैंकों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोन लेने वाले आ जाते हैं, लोन दे भी दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग ब्याज वगैरह नहीं चुकाते, बाद में मूलधन नहीं चुकाते, और बैंक को एनपीए का सामना करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का सामना करना पड़ता है। इसका एक अच्छा उपाय क्या हो सकता है कि केवल उन्हीं लोगों को लोन दें जो बैंक के परिचित हों। पक्का समर्थक ऋण आधार स्वीकार करना, बिल्कुल ये एक अच्छा तरीका है। आप उनसे सिक्योरिटी के तौर पे, जैसे गोल्ड लोन होता है, उसमें लोन लेने वाले को गोल्ड जमा कराना पड़ता है, तब उनको लोन मिलता है। तो बैंकों को मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी चाहिए। उनकी ज़मीन के पेपर रख लो, फैक्ट्री के पेपर रख लो, प्लांट एंड मशीनरी, कार के पेपर रख लो, गोल्ड के पेपर रख लो। मतलब जो अनसिक्योर्ड लोन है वो बैंकों को कम से कम देना चाहिए, अगर वो सेफ रहना चाहते हैं या अगर वो डूबने से बचना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन ही देना ये कोई इलाज नहीं है, या बैंकों के केवल पुराने ग्राहकों को ही लोन देना ये भी कोई तरीका नहीं है। तो बैंकों को पर्याप्त सिक्योरिटी, गारंटी, मोर्गेज लेते हुए लोन देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स आर यूज्ड बाय द आरबीआई। तो बैंक रेपो रेट्स का इस्तेमाल करता है और रिवर्स रेपो रेट का भी प्रयोग करता है। इसके द्वारा बैंक लिक्विडिटी कंट्रोल की कोशिश करता है, तरलता नियंत्रण की कोशिश करता है। हमारी ये बहुत बार बात हो रखी है कि आरबीआई, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है रेपो रेट पे। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर रेपो रेट 6% है, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक उस हिसाब से लोगों को लोन देगा। लेकिन अगर आरबीआई इस रेट को मान लीजिए बढ़ा के 8% कर दे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कमर्शियल बैंकों के लिए ही ऋण की दरें महंगी हो गई हैं, तो वो आगे भी महंगी दरों पे ही पब्लिक को लोन दे पाएंगे, तो फिर लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएंगी। होता क्या है, सस्ता लोन देख के बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा, बैंकों के लिए रेट महंगी कर देगा, तो बैंक भी पब्लिक को महंगी रेट पे लोन दे पाएंगे, तो लोन लेने वालों की संख्या में कमी आ जाती है। तो जो बाज़ार में तरलता है उसमें कमी आ जाती है। तो ये तरलता नियंत्रण की तकनीकें हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंकों के पास अगर फालतू पैसा है, तो बैंकों के पास फालतू पैसा है तो वो अपना आरबीआई के पास पैसा रखवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आरबीआई को इकोनॉमी में से तरलता कम करनी होती है, तो बैंक क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाते ही बैंकों को लगता है कि यार हम अपना पैसा कहीं और क्यों दें, हम अपना पैसा आरबीआई के पास ही पार्क कर देते हैं, आरबीआई को ही दे देते हैं। ठीक है, वो ब्याज कमा लेते हैं और तरलता वाइप आउट हो जाती है, तरलता इकोनॉमी में से गायब हो जाती है। आपको मैंने एक सिंपल बताया था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन तीनों को अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझे तो बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आया तो ये तीनों दरें अगर बढ़ाई जाती हैं, इन तीनों में से एक भी दर बढ़ाई जाएगी तो क्रेडिट कंट्रोल आएगा, इन्फ्लेशन पे कमी आएगी। क्रेडिट कंट्रोल का ये तरीका है। ठीक है, और अगर
अर्थव्यवस्था में चिकनाई या तरलता को बढ़ाना हो तो आरबीआई इन रेट्स में से किसी एक को कम कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। लोगों से जमाएं स्वीकार करना ये कमर्शियल बैंक का कार्य है, ऋण प्रदान करना कमर्शियल बैंक का कार्य है, विनिमय विपत्रों की कटौती करना बीआरबीपी की ये भी कमर्शियल बैंक का कार्य है, करेंसी नोट जारी करना ये कार्य आरबीआई का है, या दूसरे शब्दों में ये कार्य कमर्शियल बैंक का नहीं है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये डिजिटल पेमेंट में आता है। डिमांड ड्राफ्ट ये पुराना तरीका है, ये पेपर पेमेंट का तरीका है। नेफ्ट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट भी डिजिटल भुगतान प्रणाली का तरीका है। ठीक है, और चेक भी पुराना सिस्टम है। चेक और डीडी ये बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो यूपीआई हुआ, आरटीजीएस, नेफ्ट है ना, इस तरह की चीज़ें हुई ये अब होने लग गई हैं, तो ये डिजिटल पेमेंट में आती हैं। तो ए और सी ये रहा इसका आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वापस मिलान करना है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सामने कुछ ऑप्शन है, 90 दिन इसमें याद कर लीजिए। अगर बैंक ने जिसको उधार दे रखा है अगर वो 90 दिन तक मूल या ब्याज या दोनों नहीं दे रहा है, मतलब 3 महीने हो गए उसकी तरफ से कुछ भी पैसा नहीं आ रहा या आ रहा है तो बहुत कम है, तो वो एक तरह से बैंक के लिए एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। तो ये ए आपका 3 के साथ जाके मिलान होगा, ए 3 के साथ मिलान होगा, ऐसा यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, तो ये ए कट गया पर अभी ऑप्शन जितना है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक अपने पास कुछ पैसा तरल रूप में रखता है, तरल वर्ड आना चाहिए, तो ये तरल वर्ड है। तरल संपत्ति के रूप में रखी जाने वाली शुद्ध मांग और समय देनदारियों का प्रतिशत। ठीक है, ये आपका बी जाके 4 के साथ कनेक्ट हो गया, बी 4 के साथ यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है, तो अभी सी और डी में रेस लगी हुई है। अच्छा, रेपो रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उधार देता है, वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, तो ये सी के साथ जाके 2 कनेक्ट होगा। सी यहाँ 1 दे रखा है, सी यहाँ 2 दे रखा है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। और कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, तो बैंकों को कुछ प्रतिशत राशि आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखी जाने वाली जमा राशि का प्रतिशत सीआरआर के तौर पे व्यक्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अगर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना है तो आरटीजीएस होता है, नेफ्ट होता है, स्विफ्ट होता है या डीडी स्विफ्ट होता है। तो आप स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, एस फॉर सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड, आई से मतलब है इंटर बैंक मतलब बैंकों के दरमियान, लेकिन वर्ल्ड वाइड है, और एफ मतलब फाइनेंशियल, और टी से मतलब है टेली कम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट तकनीक का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण होता है। फुल फॉर्म अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई इनमें से क्या नहीं करता, नोट इशू करता है, क्रेडिट क्रिएशन ये काम नहीं करता, फॉरेन एक्सचेंज फंड प्रोटेक्शन ये काम आरबीआई करता है, विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करता है, क्रेडिट कंट्रोल। देखो ये क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, बैंक जमाएं लेते हैं और जमाएं लेके कुछ पैसा अपने पास रख के बाकी इकोनॉमी में उधार दे देते हैं। तो बैंकों का काम है साख का सृजन करना, साख का क्रिएशन करना, लेकिन आरबीआई का कार्य है उसको वॉच करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना। तो ये वाला कार्य आरबीआई का है। ठीक है, वापस बोल देता हूँ, नोट इशू का काम आरबीआई का है, फॉरेन एक्सचेंज का संरक्षण करना कार्य आरबीआई का है, क्रेडिट कंट्रोल का काम आरबीआई का है। इसने पूछा कौन सा कार्य आरबीआई नहीं करता, तो ये वाला कार्य, कौन सा वाला, साख निर्माण या कहें साख सृजन का कार्य आरबीआई नहीं करता, बी इसका आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों के साथ सम्मिलित करें और सही कूट को चिन्हित कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन आईडीबीआई, वेल आईडीबीआई 1964 हमने पढ़ा था। एलआईसी 1956 है, सिडबी 1990 है और आईसीआई 1955 है। ठीक है, वो आप एक बार नीचे देख लीजिए। आईडीबीआई 1964, आईसीआई 1955, एलआईसी 1956, सिडबी 1990। तो मिलान करें तो आपका ए जाके डी के साथ कनेक्ट हुआ है या 4 के साथ कनेक्ट हुआ है, A4। तो A4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बी आपका सेकंड के साथ कनेक्ट हुआ है, वो यहाँ पे और यहाँ पे भी है। सी आपका फर्स्ट के साथ जाके कनेक्ट हुआ है, वो यहाँ सही है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, बहुत आसान, आप खुद ही कर लीजिए। रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो 2 तारीखें आप कस के याद कीजिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 1 जनवरी को। तो ये अच्छे से आप तारीखें याद रखेंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक। सो चलिए सर जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो आरबीआई, मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी। आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो रेट वो अप्लाई करता है वो होती है बैंक रेट। ठीक है, ये मैच हो गया। वह दर जिस पे आरबीआई बैंकों को उनकी सिक्योरिटीज के बदले में अल्पकालीन ऋण देता है। अब वापस आरबीआई ही लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंकों को दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दे रहा है या रीपर्चेज ऑप्शन के अगेंस्ट दे रहा है, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। ये आपकी हो गई रेपो रेट। इसके बाद वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उनकी अतिरिक्त धनराशि उधार लेता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आरबीआई भी उधार लेता है, तो हाँ, अगर कमर्शियल बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी हो, उनके पास फालतू पैसा आ रखा हो, बाजार में कोई लेने वाला ना हो, तो वो आरबीआई के पास अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। जैसे अपन गाड़ी पार्क करते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर सकते हैं और उस पर ब्याज कमा सकते हैं। कमर्शियल बैंक पापा से, आरबीआई से, तो उसे अपन कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जब आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है, एक वर्ड होता है ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो खुले बाजार की क्रियाएं जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज सेल करके लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसको अपन बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। तो आपका मैच हो गया है। पहला आपका जाके बी के साथ मैच हुआ, तो पहला यहाँ सी था, यहाँ पहला बी है। बस बाकी फिर अब मैं नहीं ऑप्शन देख रहा, ये सारे मैच हो जाएंगे आपके बारी बारी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी एग्जाम की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में 31 मार्च 2026 को लागू दरों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, प्री अज्यूम मत किया करो कि ये पूछा होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को जोड़ रखा है और 31 मार्च 2026 को रेपो रेट क्या 5.25% थी। तो सर इसका सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको याद करना पड़ेगा। और हाँ, रेपो रेट 5.25% थी। रेपो रेट क्या? आरबीआई जो रेट कमर्शियल बैंकों से चार्ज करता है शॉर्ट टर्म लोन के लिए। बैंक रेट 5.5% थी, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है तो थोड़ा ज़्यादा रेट है। रिवर्स रेपो रेट 5.35%, तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा इसका लॉजिकल भी है, वैसे तो याद रख के जाएंगे तो बात बनेगी, लेकिन आप देखो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होगी। ये 5.35% किया है इन्होंने, जबकि ये 3.35% है। यानी इतना कम ब्याज पापा देते हैं, पापा मतलब आरबीआई देते हैं कमर्शियल बैंकों को, तो ये रेट गलत है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है अभी बता दूंगा, 18%। बैंकों को अपने पास 18% राशि रोकड़ में या गोल्ड में या कुछ खास तरह की सिक्योरिटीज़ में अपने पास रखनी होती है। इसे यूँ समझिए कि 100 रुपये अगर बैंकों के पास आया हुआ है तो उनको 18 रुपये अपने पास रखना पड़ेगा और बाकी वो 82 रुपये को ही बाज़ार में चला सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बहुत समय से 18% बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा मिसमैच है? तो सी वाला जो ऑप्शन है
वो मिसमैच है, ये आपका आंसर है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रेट्स ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इनको रिव्यू करती रहती है हर थोड़े समय में, 3 महीने में। तो इसलिए हो सकता है जून की रेटें अब जो आएंगी वो अलग होंगी या इससे पहले की रेटें अलग रही होंगी। ये लेटेस्ट एग्जाम के संदर्भ में, जब हम जून में एग्जाम में जा रहे हैं, तो 31 मार्च 2026 को ये रेट्स थी, ठीक है। इसके बाद है वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियां, इसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। एक बात आप समझिए, कस्टमर बैंक में पैसे जमा कराता है तो वो कभी भी अपना पैसा मांग सकता है, तो उसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी फॉर द बैंक। अगर कस्टमर ने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराया है या करंट अकाउंट में पैसा जमा कराया है तो वो कभी भी अपना पैसा आके ले सकता है, निकाल सकता है, मांग सकता है, कॉल्ड डिमांड लायबिलिटीज। और अगर कस्टमर ने एफडी करा रखी है तो दैट विल बी नोन एज टर्म लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। तो एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। तो वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक मतलब एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद के रूप में आरबीआई के पास रखाना पड़ता है। तो बैंकों को कुछ राशि आरबीआई के पास रखानी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, जहां बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियां, जिसको एनडीटीएल कह रहे हैं शॉर्ट में, का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद के रूप में, गोल्ड के रूप में या स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। यानी ये पैसा कहीं जमा नहीं कराना, उनको अपने पास रखना है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखना है, लिक्विडिटी रेशो, ताकि कोई ग्राहक आ जाए तो बैंक ये नहीं बोले भाई साहब पैसा निकल आना। तो ये होगा आपका एसएलआर। तो 2 रेशियोज याद करने, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर वाला पैसा बैंक जो है वो आरबीआई के पास रखाते हैं, एसएलआर वाला पैसा उनके पास ही होता है लेकिन तरल रूप में होना चाहिए। यह वह सुविधा है जिसके अंतर्गत कमर्शियल बैंक आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से रातों रात धन उधार ले सकते हैं। तो ये एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि अगर बैंकों के पास कोई इमरजेंसी संकट आ जाए तो वो अपने एनडीटीएल का 2% तक ओवरनाइट उधार ले सकते हैं। अगर उनके रेपो रेट, बैंक रेट, ये वाले सारे ऑप्शन फेल हो गए हैं तो एमएसएफ की सुविधा है, ठीक है। और आरबीआई द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित, जैसे कोई डॉक्टर मरीज के बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस हिसाब से दवाई सेट करता है। तो आरबीआई डॉक्टर है और उसका तरीका है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से, जो बीपी ऊपर नीचे होता है, बीपी मतलब लिक्विडिटी जो ऊपर नीचे होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो एक तरह से वो लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। तो यहाँ वर्ड आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। तो इस तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। एक आध मैं मिला के बताता हूँ। जैसे आपका पहला, जैसे फर्स्ट आपका डी के साथ कनेक्ट हुआ तो पहला यहाँ सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, पहला डी आ गया, तो बाकी भी मैच हो जाएंगे, ठीक है। आपने मैच द फॉलोइंग के काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि अपन बाद में मिला लेते हैं वो तो कोई। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, इंटरनेट माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, जैसे ऑनलाइन धन हस्तांतरण, बैलेंस की जांच और बिल भुगतान कर सकते हैं। सामने ऑप्शन है पीओएस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग। तो इस शब्द के साथ आपको क्या लगता है कौन सा जमेगा? अगर बहुत सिंपल है तरीका, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो एक को छोड़ दो, थोड़ा सब्र करो। दूसरा सुन लो, दुकानों, मॉल आदि में मशीन के माध्यम से डेबिट क्रेडिट से भुगतान करने की सुविधा। तो आप कई बार जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, मॉल में जाते हो, बड़ी दुकान में जाते हो, आपके पास कैश नहीं है, आप एटीएम कार्ड लेके गए, जो कि ऑब्वियस सी बात है डेबिट कार्ड होता है, या क्रेडिट कार्ड ले गए, वो एक मशीन में लगाता है, आप उसके अंदर पिन डालते हो। तो वो जो मशीन है ना, दैट इज़ कॉल्ड पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, और ये कहलाती है पीओएस बैंकिंग, ठीक है, जहाँ कार्ड लगाया जाता है। आजकल तो कार्ड को ऊपर से निकाल देते हैं तो ही हो जाता है, ठीक है। स्मार्टफोन या बैंकिंग ऐप के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, जिसमें कभी भी और कहीं भी से भी लेन देन किया जा सकता है। तो अब आप क्या कर रहे हो, बैंकिंग के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल, ऐप मतलब एप्लीकेशन के शॉर्ट रूप पर ऐप बोलते हैं। तो स्मार्टफोन या बैंकिंग ऐप के माध्यम से जब आप बैंकिंग सेवाओं को यूज़ करते हो, बैलेंस पता करना, बैलेंस ट्रांसफ़र करना वगैरह वगैरह, तो उसको ई बैंकिंग कहेंगे। ई बैंकिंग क्यों कहेंगे? मोबाइल बैंकिंग कहेंगे, सॉरी, क्योंकि मोबाइल यूज़ होता है ना, स्मार्टफोन, ठीक है। इसके बाद जब एक बैंक वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड आदि अनेक वित्तीय सेवाएं एक ही छत के नीचे देता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। यूनिवर्सल, आपने सबको लपेट लिया।
ग्राहक गया, उसका बैंक ने खाता भी खोल दिया, उसका बीमा भी कर दिया, उसका लोन भी कर दिया, उसका डीमैट अकाउंट भी खुलवा दिया, म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी करवा दिया। अब तो बकरा आ गया तो पूरा ही मतलब सब कुछ ही कर दिया। तो इसको अपन यूनिवर्सल बैंकिंग बोलते हैं। आजकल सारे बैंक लगभग ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इससे पहले था इंटरनेट के माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इसमें आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, बिल का पेमेंट कर सकते हो। तो ये ई बैंकिंग है। ई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट बैंकिंग, तो वो समझ में आ गया। तो आपका पहला जाके सी के साथ कनेक्ट हुआ है, तो पहला सी सही है। बाकी ऑप्शनों में यहाँ पे भी आ रहा है तो मुझे थोड़ा और देखना पड़ेगा। सेकंड वाला मॉल, दुकान, मशीन, पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल है, याद रखना। तो दूसरा आपका ए के साथ कनेक्ट हुआ, ये गलत हो गया, ये सही है। तो आपका आंसर बी है, बाकी आप मिलाते रहोगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वालों की जो पीडीएफ है वो नहीं अवेलेबल होती, वो केवल ऐप में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलती है। नेक्स्ट इज चलिए देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं का उनका स्थापना वर्ष से मिलान कीजिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1955 में हुई, 1948 में, 1964 में, या 1964 में मिलाना है। मान लो मुझे नहीं आता, छोड़ दो। ये बात चल रही है आईडीबीआई की। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, मुझे मान लो ये भी नहीं आता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेरे को समहाउ याद आया यार, ये शुरू शुरू में यही आया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। कैसे भी याद कर लो, मेरा तरीका हो सकता है यार। सबसे पहले तो फाइनेंस की ज़रूरत है, विकास तो बाद में होगा, पहले पैसा तो होवे। तो उद्योगों के लिए वित्त निगम, ठीक है। तो ये सबसे पहले आया, ये 1948 में आया। और आईसीआईसीआई जो कि बहुत पॉपुलर है, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। अब देखो, साख के लिए हिंदी में कभी ऋण आ जाएगा, विनियोग के लिए निवेश आ जाएगा, पर इंग्लिश में ठीक है। आईसीआईसीआई का इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1955 है, ठीक है। और अच्छी बात है, ये दोनों के दोनों 1964 है। आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई भी और आईडीबीआई भी, है ना, ये 1964 है। तो कौन कैसे मैच हुआ? चार आपका ए के साथ मैच हुआ। अगर इसको ABCD पढ़ें तो चार आपका ए के साथ मैच हुआ। तो ये 4 ए है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बस ये ए हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका मैच हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात, आपको लग रहा होगा सर वैसे धीरे धीरे पढ़ाते हो। हाँ ठीक है, थोड़ी मजबूरी है, जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। निम्नलिखित संस्थाओं और अधिनियमों का उनके स्थापना और लागू वर्ष से मिलान कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935। यहाँ देखिए 1 अप्रैल 1935। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955। 1 जुलाई 1955। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 12 जुलाई। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1949 में आया। इसका मूल रूप से नाम क्या था? बैंकिंग कंपनी एक्ट, बाद में इसका नाम हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये कब से लागू हुआ? ये 10 मार्च को अधिनियमित किया गया और 16 मार्च से ये लागू हो गया। 6 दिन के गैप के साथ ही लागू हो गया। तो 16 मार्च 1949 से इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो आपका या तारीखें याद करनी है भाई। पहले का बी है, बाकी और देख लेंगे। ये कट गया, ये सही है पहले का बी, बाकी गलत है, ठीक है। चलिए, कोशिश यही है कि कम क्वेश्चनों में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों। अगेन ध्यान से, गलत युग्म की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। आवास विकास वित्त निगम, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC की बात कर रहे हैं। HDFC बैंक ICICI बैंक से नया बैंक है, या यूँ कह लो कि ICICI बैंक पुराना है। वो है 5-5, ये है 7-7, 1977। तो ये 1977। अच्छा, ये तो इन्होंने मिला रखे हैं अपने को, गलत पहचान करना, तो ये सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, IDBI पहले था, ठीक है। तो सिडबी बाद में आया, सिडबी 1990 में आया, सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, जो आयात निर्यात के लिए वित्त देता है, 1992, सही है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, किस तरह तो अभी आया था, बिल्कुल। तो अगर आपने ध्यान से सुना था तो वहाँ था 1982। इन्होंने यहाँ बातों बातों में लिख दिया 1984, तो ये गलत है। ये 1982 में आ गया था, 12 जुलाई 1982, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, वापस से मिलाना है। सामने ऑप्शन है थोक बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग। समझने की कोशिश करते हैं।
आम जनता और व्यवसायों की जमा स्वीकार करने, ऋण देने तथा अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग, तो जिसको अपन कमर्शियल बैंक बोलते हैं ना भाई। जब हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो एक होता है आरबीआई। आरबीआई तो सिरमौर है, सबका पापा है, वो तो ठीक है। नीचे जो बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, बिजनेस भी वहाँ पैसे जमा कराते हैं, वो उनमें से ऋण देते हैं। तो मूलतः ये जो काम करने वाली बैंकिंग है ना, वो कमर्शियल बैंकिंग होती है। आपको लगे ऐसा तो आप होल्ड पे रख लो, क्योंकि मैं तो देखो पीपीटी तैयार किया है तो मुझे पता है कि इसका क्या आंसर है। एज ए स्टूडेंट देखो समय लगता है, इतना जल्दी जल्दी नहीं होता। ये तो मैं आपकी जगह होता तो मैं भी धीरे धीरे करता। कंपनियों और सरकारों को पूंजी जुटाने, शेयर और बॉन्ड जारी करने तथा विलय अधिग्रहण, M&A का मतलब होता है मर्जर एंड एक्विजिशन, संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग, अर्थात पूंजी जुटाने और बड़े वित्तीय सौदे। जैसे दो कंपनियां मर्ज होती हैं, ये ख़त्म ये ख़त्म, ये नई कंपनी बन गई, तो वहाँ पे जो बैंकिंग अपना रोल प्ले करती है। तो देखो, जब कंपनी को पब्लिक से पैसा उगाहना है, उठाना है, या सरकारों को पैसा उठाना है, या शेयर या बॉन्ड जिसको सिक्योरिटीज़ बोलते हैं एक सिंपल वर्ड में, शेयर और बॉन्ड जारी करने हैं, या M&A, ये बड़े बड़े सौदे हैं जो मतलब कंपनी की लाइफ में 5 साल 10 साल 20 साल में एक बार होते हैं। तो ये वाली जो बैंकिंग है, इसके लिए वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसमें एक तरह से यूँ समझ लो जनता से इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। अच्छा, व्यक्तिगत ग्राहकों जिसको इंडिविजुअल आप मैं, इंडिविजुअल के लिए बचत खाता खोलना, ऋण, ATM, क्रेडिट कार्ड, ये सारी सेवाएं सुविधाएं करना, तो इसको बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। अगर जैसे आपका कोई दोस्त है और बैंक में लग जाए, तो बैंक में बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं। अगर बोले यार रिटेल बैंकिंग में हो, तो समझ लो खाता खोल रहा है, लोन वगैरह, लोन डिपार्टमेंट देख रहा है, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चिपका रहा है थोड़ा गलत वर्ड है तो इस तरह से, तो वो रिटेल बैंकिंग में है। ठीक है, मतलब मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ, अपना हार्ड मत लिया करो फील। बड़े कॉर्पोरेट घरानों, संस्थानों एवं सरकारी निकायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक। अब आप बड़े मुर्गे पकड़ रहे हो, अब आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्विस देना शुरू किया, बड़े बड़े संस्थानों को, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज़ को, तो वहाँ आप होलसेल गुच्छे में काम आता है, तो वहाँ आप एक तरह से होलसेल बैंकिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो कनेक्ट हो गया है आपका, पहले के साथ बी बना, पहले के साथ यहाँ सी है, यहाँ पहले के साथ बी है, यहाँ पे भी है, तो फिर मुझे और देखना पड़ेगा। दूसरे के साथ आपका सी बना, 2C था, 2C यहाँ है, यहाँ पे 2D हो गया तो गलत हो गया, आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ एक्रोनिम्स हैं, लघु शब्द, संक्षिप्त शब्द, या एक हिंदी होती है परिवर्णी शब्द। इसमें आपको असत्य की पहचान करनी है। तो नेफ्ट, जैसे अब इसका सही तरीका है कि नेफ्ट सुनते ही आपको इसका फुल फॉर्म याद ना आना चाहिए कि क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका एक एक शब्द आप मतलब चबा चबा के याद करना, क्योंकि इसमें से वो एक शब्द ही घुमाएगा। NEFT ये सही है, इसका यही होता है। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इनमें से वो कुछ भी बदल देगा, आर का नाम कुछ भी बदल देगा, ये सही है। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अब इमीडिएट की जगह इसने कर दिया इंटरनल। IMPS मतलब तुरंत ट्रांसफर होता है ना, इमीडिएट, तो वो IM का मतलब इमीडिएट है, इसने इसकी जगह चिपका दिया इंटरनल पेमेंट सर्विस, ये वाला गलत है। IFSC कोड, कई बार बैंक वाले, आप कहीं पैसे ट्रांसफ़र करोगे ना, वो आपसे खाते नंबर के बाद बोलेगा IFSC कोड दे दे, उससे ब्रांच को पहचानने में मदद मिलती है। I फॉर स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, वो ये भी बोल सकता है इसमें IFSC में S का क्या मतलब है, 4 ऑप्शन दे देगा, S मतलब सिस्टम, कुछ भी दे दे, कहीं से घुमा दे, कोई अंत नहीं है, मतलब कोई अंत नहीं है, आप पार पालोगे ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, है ना, यही आप बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हो, बाकी वो अपने पिटारे से क्या निकाल दे, कैसे घुमा दे। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना, ये पूरा याद रखिएगा। तो खैर इसमें सी गलत है, सी मैंने बता दिया क्यों गलत है, यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ है। एक और एक बार पहचानने की कोशिश कीजिए, पेन नंबर चाहिए होता है ना, पेन नंबर की जरूरत नहीं होती क्योंकि N फॉर नंबर ही होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स में बहुत काम आता है। ATM, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मशीन छोड़ती है ना, पैसे छोड़ती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। KYC, नो योर कस्टमर, यहाँ इसने लिखा नो योर क्लाइंट, हो सकता है सेम सेंस देते हो कि सर मीनिंग तो वही है ना, हम बैंक के क्लाइंट ही होते हैं, लेकिन नहीं, नो योर कस्टमर बोलते हैं ना, बैंक वाले कई बार फ़ोन आते हैं, भाई साहब KYC करा दो, अपना आधार अपडेट करा दो, ये करा दो वो करा दो, तो ये वाला गलत है। UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये प्रोविडेंट फंड वगैरह में काम आता है, तो UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये इसका सही फुल फॉर्म है। ठीक है जी, तो C जो दे रखा है वो गलत दे रखा है,
चलिए, तो ये आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है असत्य कथन का चुनाव कीजिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है, इसमें 4 लिखे हुए हैं, एक चयन करना है, या हो सकता है कई बार ऑप्शन ऐसे देता है कि ये असत्य है, वो सत्य है। इस बार तो आपको असत्य है पहचानना है। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, 1969 में हुआ, जिसमें 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। अभी इतना समय खराब आ गया है, या यूँ कहूँ कि कंपटीशन लेवल इतना उठा लिया है कि मतलब ये लाइन के अंदर भी वो कहीं पे भी घोची कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 4 पॉइंट है। पहला राष्ट्रीयकरण, पहला वर्ड याद करना है, 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ये याद करना है। इसमें 14 बैंकों को निपटाया गया, मतलब वो सरकारी बना दिया गया एक तरह से। 14 को निपटाया गया, और उनको निपटाया गया जहां डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा थे। ये बिल्कुल सारी बातें लिखी हुई सच है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पेपर सेटर इसमें से एक शब्द भी घुमा देगा तो अपने साथ खेल जाएगा, उसके साथ वो असत्य कर देगा। भारत में बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 का हुआ, जिसमें 10 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी जमा राशि 200 करोड़ से ज़्यादा थी। यहाँ पे ये गलत दे रखा है ना, ये वाला गलत दे रखा है। यहाँ पे 6 का हुआ था, दूसरे लॉट में 6 को निपटाया था, तो ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पुराना बैंक, बैंका मोंते दे पास्ची दे सिएना, हाँ, बंका मोंते देई पास्ची दी सिएना, इटली। ये हुआ था क्या? हाँ जी, ये था। मुझे भी अभी पता लगा, जब आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा था मेरे को पता लगा, अच्छा ये 1472 में इटली वाले आगे वहाँ फॉरवर्ड है, मतलब अकाउंट्स में भी इटली वाले, यहाँ बैंकिंग में भी सबसे भाई ऐसा नाम, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये भी सही है। तो ये सारे ट्रू हैं, केवल जो बी है ना उसमें केवल एक शब्द के साथ खेला है, वहाँ 6 आना चाहिए था, तो बस यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, असत्य युग्म का चुनाव कीजिए, वही है चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो देखो क्या पेयर बना रखा है, एक ही बैंक जो द्वारा जब कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाए, हमने पढ़ लिया है, ये यूनिवर्सल बैंकिंग है, ये ट्रू है या सही कनेक्ट हो रखा है। कंपनियों को पूंजी निर्गमन, परियोजना परामर्श एवं वित्तीय सलाह देने वाली बैंकिंग, अर्थात सलाहकार और प्रबंधक की भूमिका वाली बैंकिंग, ये मर्चेंट बैंकिंग है। इसमें मतलब इनका जो सलाहकारी या एडवाइजरी रोल रहता है, तो एडवाइजरी मतलब जहां वो बड़े सौदों में इंडल्ज हो जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। ये उससे मिलता जुलता लगता है। इसमें क्या हो रहा है, कंपनीज को कैपिटल कैसे रेज करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट से या डेट मार्केट से, प्रोस्पेक्टस वगैरह तैयार करने में मदद करना, प्रोजेक्ट के लिए एडवाइस करना, फिजाइबिलिटी रिपोर्ट मतलब चलेगा नहीं चलेगा इस तरह की, या वित्तीय सलाह। ये जो वर्डिंग है ना, यहाँ मर्चेंट बैंकिंग है और ये ट्रू कनेक्टेड है, सही कनेक्ट हुआ है। ब्याज के बिना संचालित बैंकिंग व्यवस्था, इसको कमर्शियल बैंकिंग बोलते हैं, ऐसा है ही नहीं। इनफैक्ट इंडिया में ब्याज के बिना वाली बैंकिंग सिस्टम चलता ही नहीं है। इसको अपन इस्लामिक बैंकिंग बोलते हैं, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम माना जाता है, ब्याज लेना देना नहीं चाहिए। वो फिर दूसरे तरीके से भले चीज़ों को वसूल कर लें, लेकिन ब्याज इस्लाम में हराम माना जाता है। तो बिना ब्याज के जो बैंकिंग व्यवस्था संचालित होती है, खास करके कुछ खाड़ी देशों में, तो वो इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था है। इसको इन्होंने जो कनेक्ट किया है वो गलत किया है। तो मुझे सी मेरे को पता लगा, सी अनट्रू है। उद्योग, कृषि एवं आधारभूत संरचना के दीर्घकालीन विकास हेतु, मतलब डेवलपमेंट के लिए जो बैंकिंग होती है उसको अपन बोलेंगे डेवलपमेंट बैंकिंग। तो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ शब्दों से भी आप समझ जाएंगे। तो सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज भारत में वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIBs, अब SIBs वो पूछ रहे SIB क्या है, तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक मतलब यूं समझो कि भारत में कुछ बैंक जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम का पिलर है। मतलब इतनी बड़ी बात की लिखा है टू बिग टू फेल, मतलब एक तरह से फेल हो ही नहीं सकते, मतलब फेल होने के लिए बहुत बड़े हैं। मतलब छोटा मोटा बैंक निपट जाए हो सकता है, लेकिन कुछ बैंकों को माना गया है यार ये नहीं निपटेंगे, टू बिग टू फेल, है ना। जैसे मैं बोलूँ टू टायर्ड टू प्ले, मैं बहुत थका हूँ कि खेल सकूँ, ये इतने बड़े हैं कि फेल हो सकें, नहीं हो सकता। तो आरबीआई ने कई वर्षों से इन्हीं 3 बैंकों को माना हुआ है, चिन्हित किया है, मार्क कर रखा है। और ये कौन कौन से हैं आपके? SBI, HDFC और ICI। ये सबसे 3 मेन प्लेयर है, SBI, HDFC और ICI बैंक। इनको सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक कहा गया है।
तो ए इसका आप याद कीजिएगा, तीनों बैंकों के नाम याद करना है। थोड़े से क्वेश्चन इसी पे कुछ और दिए हैं, कुछ ये बैंकों को बड़ी तारीफ की है। तो नीचे दिए गए बैंकों का मिलान उनके मोबाइल एप्लीकेशन से कीजिए। तो SBI, अगर आपका SBI का खाता है तो पहचान जाओगे कि आपका योनो है ना। कुछ भी, मैंने कहा था कुछ भी पूछ सकता है। बीच में एक उत्तराखंड में एग्जाम हुआ, वहाँ योनो का फुल फॉर्म था, उसमें एक शब्द घुमा लिया, यू ओनली नीड वन की जगह उसने कुछ वन की जगह ओन चिपका दिया, ONE की जगह OWN चिपका दिया, योनो। तो SBI वालों ने जो अपना ऐप निकाल रखा है वो योनो है। ICICI बैंक वालों का आई मोबाइल है, SDFC वालों का पेज ऐप है, और RBI का है रिटेल डायरेक्ट। ठीक है, RBI के और भी हैं, पर मतलब फिर भी आपको पता होना चाहिए भाई, कुछ कुछ के नाम में अगर RBI आ गया तो फिर तो समझ ही जाओगे, इसलिए फिर रिटेल डायरेक्ट ले लिया मैंने। तो आपका पहला जो है वो C से कनेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इतना भर आता, आपको एक भी आता तो सही होता। अब ये तो किस्मत की बात है, जिस बच्चे का SBI में खाता है या वो यूज़ करता है तो ठीक है, या उसने ऐड देखा है तो ठीक है। और देखिए नीचे दिए गए बैंकों का मिलान उनके नारे या टैगलाइन से कीजिए। SBI की टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंकर। तो पहला आपका C के साथ कनेक्ट होगा। ICICI बैंक का क्या नारा या टैगलाइन है? हम है ना ख्याल आपका, 2D। और SDFC बैंक का वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम समझते हैं आपकी दुनिया, 3A। और RBI का ये तो पता है यार, आप एडवर्ड देखते रहते होंगे, वो नोट घूमा हुआ सा गुड्डा आता है, अमिताभ बच्चन बेचारे काफ़ी बोलते रहते हैं इस बारे में। जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ये रहिए का रहुए हो गया है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, बी इन्फॉर्म्ड, बी अलर्ट। तो ये आपका 4 के साथ B होगा। तो पहला के साथ C यहाँ है, यहाँ पे भी है, इसके साथ 2D है, तो TD यहाँ है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा है जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। ये आप मान लीजिए बैंक का सबसे जो प्राइमरी या मेन कोर फंक्शन है वो यही है कि लोग जमा कराने आए पैसे तो बैंक जमा करेगा, कभी ना नहीं करेगा, और उनसे जमाएं लेके वो लोगों को लोन देगा। ब्याज का जो अंतर होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना ये बैंकों का सबसे प्राथमिक कार्य है। इतने से मेरी बात बन जाती क्या? पहले के साथ C, ये गलत हो गया, ये सही है अब, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये तो मजे ले रहा है। रुको अभी। चेक, ड्राफ्ट और बिलों का संग्रह करना। बैंक में आप जैसे आपके कस्टमर से आपको चेक मिलते हैं, आप बैंक में जमा कराओ, DD जमा कराओ, BR जमा कराओ, तो बैंक उनका कलेक्शन करेगा, आपके खाते में जमा करेगा। आपको दूर गांव जाने की, दूर शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक आपके लिए संग्रहण का कार्य करेगा एजेंट की भांति। बैंक आपके लिए ब्याज और किराया वसूल करेगा। कोई भी आपके खाता नंबर लेके आपके खाते में पैसे डाल सकता है। बैंक वो कलेक्शन का कार्य करता है एजेंट की भांति। बैंक आपके लिए धन हस्तांतरण, आप चेक काटो, पेमेंट करो, पेमेंट करता है। तो बैंक यहाँ पे एक एजेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है। बैंक लॉकर की सुविधा देता है, बैंक गारंटी देता है अपने कस्टमर के लिए, LOC ओपन करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू करता है। डेबिट कार्ड में आप जमा धन तक पैसे खर्च कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड में आप पैसे खाते में नहीं होते हुए भी एक लिमिट तक पैसे खर्च कर सकते हो। ये सुविधाएं भी बैंक देता है, ये इनके यूटिलिटी वर्क हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। और बैंक जो एक मेन काम करते हैं जो कि RBI तक नहीं करता, वो है साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। RBI जो करता है उसको बोलते हैं साख नियंत्रण, साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन का काम बैंक करते हैं। कैसे करते हैं? बैंक जमाओं का एक भाग ऋण के रूप में देकर नई साख का निर्माण करते हैं। कोई पैसे जमा कराता है ऐसे 1000 रुपये, तो बैंक उसमें से कुछ पैसे 100-200 रुपये अपने पास रख के बाकी 800 उधार चढ़ा देता है। वो 800 भी वो उसको कैश में नहीं देता, 800 उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देता है कि वो चाहिए तो निकाल लेना, फिर उसको और चलाता है, बैंक चलाता जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको अपन बैंक का साख सृजन कार्य कहते हैं। तो जो दो मेरा 2D के साथ कनेक्ट हुआ था, 2D यहाँ है, कट गया, यहाँ पे 2D है तो अभी रेस लगी हुई है। ये लॉकर सुविधाएं सामान्य उपयोगिता वर्ग में आ जाएगा 3B यहाँ है। तो इसका आंसर फिर, अरे भाई क्या हो गया ये, ठीक है चलो घबरा गया मैं तो, ठीक है चलो हो गया ठीक है चलो। निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक के सिद्धांतों में शामिल है, ये RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का सिरमौर है। लोकहित की प्रमुखता का सिद्धांत, तो RBI अपनी फंक्शनिंग में लोकहित को प्रमुखता देगा, न कि जिसकी सरकार है वगैरह उसको।
मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखेगा, आरबीआई का ये मेन काम है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रहने का सिद्धांत, बिल्कुल। और मुद्रा निर्गमन के एकाधिकार का सिद्धांत, ये चारों ही सिद्धांत होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, याद रखना है आपको, ये केंद्रीय बैंक के सिद्धांतों में चारों ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असत्य परिवर्णी शब्द की पहचान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी रखे हैं और हर थोड़ी देर के बाद रखे हैं। यूपीआई खूब यूज़ करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट, आई के लिए इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक एक शब्द चबा चबा के। ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक, हो सकता है चिपका दे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के। सर बच्चा समझाएगा, नहीं बच्चा तो नहीं समझा भाई। एसआईपी करो, एसआईपी करो, रोहित शर्मा भी लगे पड़े हैं, एसआईपी करो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सही है। एनपीए, हाँ 90 दिन तक जब कोई हमें किस्त नहीं देता या ब्याज नहीं देता, क्योंकि बैंक जो लोगों को पैसा उधार देता है, एक तरह से बैंक पैसा मांगता है, तो बैंक के लिए वो असेट होता है, लोन एंड एडवांसेस के नाम से वो असेट्स होता है। लेकिन जब वो वहाँ से परफॉर्म नहीं करता, कहने का मतलब जो उधार हमसे लेके गया, ना ब्याज दे रहा है, ना किस्त दे रहा है, ना मूल दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है 90 दिन तक, खास करके 90 दिन तक डिफॉल्ट की स्थिति है, तो एनपीए होता है। तो वहाँ वर्ड आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इन्होंने वर्ड लिखा है नॉन पार्टिसिपेटिंग असेट्स, हिंदी में वर्ड है गैर निष्पादकीय संपत्तियाँ। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग गलत कर दिया इसने अपने साथ, ठीक है ना। तो डी इसका आंसर होगा, एनपी का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नेक्स्ट, असत्य परिवर्णी शब्द की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द फॉल्स एक्रोनिम। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, सही जवाब। पिन लगाते हैं अपन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन की जगह इसने कर दिया इंटरेक्शन नंबर, गलत हो गया। क्यूआर कोड, क्यूआर दिखाओ भाई, क्यूआर दिखाओ, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड। सीवीवी, एटीएम कार्ड के पीछे 3 अक्षर का होता है, वो मेन जान होती है उसकी एटीएम कार्ड की, और इसके अलावा वहाँ ग्रिड भी बनी होती है, वो भी जान होती है, वो और है। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। हो सकता है देखो तुम्हारे साथ गेम के लिए इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा कठिन बनाना होता तो बहुत सिंपल था कि मैं इसमें 2 का मिस्टेक कर देता, स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन मेन तो मुझे तुम्हें बताने थे, शब्दों के फुल फॉर्म बताने थे, तो वो तुम समझ जाओगे कि मैं इसमें कार्ड की जगह क्लोन वेरिफिकेशन कोड लिख देता तो फिर ये 2 गलत हो जाते हैं, बी व डी, ये और ये, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हमेशा मैच द फॉलोइंग सीरीज शुरू की, उस दिन ही बोला कि जो मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस जमाओ वगैरह वगैरह, ये बस एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चनों का गुच्छा है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से पेपर लुक्स स्टैंडर्ड, ठीक है। और फिर वहाँ पे थोड़ा सा ये रखता है, लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसके अंदर आपदा में अवसर है। कई बार हो सकता है कि आपसे सिंगल वर्ड में पूछा जाता है तो ना आता, पर इसके आजू बाजू के कनेक्ट होने से आपका काम बन जाएगा, अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को समझो तो। असत्य, वही वाली बात है। सीओडी होता है, अपन ऑर्डर करते हैं, एक तो होता है पहले आप पेमेंट कर दो, एक होता है कि भाई आएगा तो ऑर्डर करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसने कैश ऑन डिलीवरी के लिखा है कैश ऑन डिपार्चर, कैश ऑन डिपार्चर जैसा कोई सिस्टम होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सीओडी का फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी, ये गलत दिया हुआ है। D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, ये सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं, सारे अपने को पता भी हैं। और COD का मतलब कैश ऑन, फुल फॉर्म कैश ऑन डिलीवरी होता है, जहां आपको माल आने पे आप चेक वेक करो, छोटी सी क्लिप बना लो, फिर उसको पेमेंट करो। तो ये जो दे रखा था वो गलत दे रखा था, ठीक है। असंगत युग्म या युग्मों को पहचानिए। अब के बारे मैंने वही किया है कि हाँ भाई एक गलत नहीं हो सकता, एक आध से ज़्यादा गलत हो, आप पहचानिएगा। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक, रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो होती हैं जो आपको और मेरे को क्रेडिट रेटिंग देती हैं। सपोज करो मैं लोन लेने गया तो, या खास करके कंपनीज वगैरह जब डिवेंचर वगैरह इशू करती हैं तो उनको एक क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है कुछ संस्थाओं से, क्रिसिल वगैरह है, केयर है, वो एक तरह से आपकी सॉल्वेंसी चेक करती है कि आप कितना लोन ले सकते हो, कितना आपके अंदर दम है या नहीं है। तो ऐसी संस्थाएं जो आपकी लोन टेकिंग एबिलिटी चेक करती हैं, वो संस्थाएं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। उन सब का बापू कौन है, यानी उन सबको रेगुलेट या कंट्रोल कौन करता है? इन्होंने लिखा है RBI, गलत है। जहाँ पे भी पैसा वैसा उठाने की बातें आ जाती है, खास करके जनता से पैसा उठाने की बातें आ जाती है, वहाँ जो सबसे बड़ा बब्बर शेर है वो है सेबी। तो ये जो लिखा है वो गलत लिखा है,
कि सर आप तो बैंकिंग पढ़ा रहे हो तो आरबीआई वाले क्वेश्चन डालो ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप भावनाओं में मत बह जाओ कि भाई आरबीआई वाला और बैंकिंग सिस्टम, मनी बैंकिंग चल रहा है तो आरबीआई आरबीआई आएगा, नहीं है। यूपीआई का मूल संगठन, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का बापू मूल संगठन कौन है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद करके जाना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सही है ये। भारतीय कॉरपोरेट ऋण बाजार को नियंत्रित, अगेन कॉरपोरेट कंपनीज लोन वगैरह लेती हैं, कॉरपोरेट लोन्स लेती हैं, उनको नियंत्रित करता है सेबी। सही है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, यही है। ये जो यूपीआई वगैरह है ना, उसका सबसे बड़ा जो है एनपीसीआई है। व्हाट इज़ द सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट? ये जो आप गूगल पे करते हो, होता क्या है, मेरा किसी में भी खाता है लेकिन मैं किसी भी खाते वाले को पेमेंट कर सकता हूँ, एक सिंगल एप्लीकेशन। बस मेरा जो ऐप है वो यूपीआई सक्षम होना चाहिए। जैसे मेरे पास गूगल पे है, फ़ोन पे है, आप क्या पेटीएम होगा, भीम होगा, वो। तो व्हाट इज़ द सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, उसको यूपीआई बोलेंगे, जो आपको डिफरेंट बैंक को एक्सेस करने को देता है या ट्रांसफ़र करने को देता है। यूपीआई सही है। डैश डैश कनेक्ट्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? अगेन इसका आंसर आरबीआई नहीं है, एनपीसीआई। एनपीसीआई है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका पहला गलत हो गया और छठा गलत हो गया। अगर इसने मेरे से पूछा है असंगत, अगर मेरे से सत्य युग्म या संगत युग्म पूछता तो फिर मैं आंसर देता 2 3 4 5, वो भी ऑप्शन है। तो इसलिए असंगत और संगत, खाली इतना तो गेम है ना यार, ये है या नहीं। इसने गलत वाले युग्म छटवाए हैं, पहला गलत है, छठा गलत है। मैंने आंसर बता दिए हैं, पहला एंड छठा। और एक बार फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का बापू है सेबी और भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ता है एनपीसीआई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? शिवरामन। तो आपको शिवरामन समिति याद करनी है। 1982 मैंने ज़बरदस्ती लिखा है ताकि एक बार फिर आपको नाबार्ड का स्थापना का दिन याद आ जाए, 12 जुलाई 1982, शिवरामन समिति। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना करो या ये कहो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करो, ये सिफारिश किन्होंने की थी? ये गोरेवालिया समिति ने की थी। आप ये मत समझना कि 1955 लिखा हुआ आएगा तो मैं एसबीआई का वहाँ से पकड़ लूँगा, हो सकता है इस क्वेश्चन में आ जाए, ना भी आए। आपको गोरेवाला समिति याद करनी है, ठीक है। ये दोनों काम एक साथ हैं, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग, या आयोग को कमीशन बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। पूरा नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश नरसिम्हन। नरसिम्हन में एम नरसिम्हन। किस्मत खराब हो साला, एम का फुल फॉर्म पूछ लिया तो मैं तो में घबरा गया, क्या नाम है, मैदावोलू गांव का नाम है, उस पे है ये, मैदावोलू नरसिम्हन समिति, एम नरसिम्हन समिति। 1991 जब आर्थिक सुधार हुए थे उस समय ऑब्वियसली बात है बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार हुए उस समय भी, और 1998 में भी इन्होंने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके लिए सिफारिश की थी। आपका पहला जाके सी के साथ कनेक्ट हुआ, ये सही है, बस ये गलत है, ये सही है। तो अभी और रेस देखेंगे। स्टेट बैंक के लिए गोरेवाला समिति 2A, 2A यहाँ नहीं है ये, तो 2A हो गया, तो आपका आंसर बी लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, पहचानिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आरबीआई का एक वीडियो बनाया था पहले, अलग से भी एक वीडियो है ना, ये तो मैंने इन दिनों में सीरीज शुरू की है, पहले टॉपिक वाइज मैं बनाता ही था, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त प्रदान करता है, सही है। एफसीआई वाणिज्यिक संस्थाओं की वित्तीय संस्था, मैं पता नहीं, छोड़ो। आरबीआई बैंकों का बैंक, सही है। एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक डेवलपमेंट विकास, उद्योग के लिए वित्त प्रदान करता है, सही है। ये मेरे को याद आया, अरे एफसीआई ये तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य खाने पीना, ये कहाँ इसको कनेक्ट करेगा, तो ये गलत दे रखा है। तो ये अगेन तुम्हारी फुल फॉर्म के साथ खेल रहा है, ठीक है। सही युग्म पहचानिए। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, भारतीय शब्द पे ध्यान देना, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, सही है, यहाँ लिखा है ट्रू।
आरबीआई का वर्तमान से मेरा मतलब 31 मार्च 2026 है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, गलत है। 31 मार्च 2026 को आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं, नहीं कब के गए। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई 1935, अंग्रेजों का जमाना, अंग्रेज, यस, ट्रू। सही पहचानने के लिए कहा है ना, तो आप बोलना 1 और 4। असत्य पहचानने को बोलता, obvious सी बात है 2 और 3। पहला सत्य, चौथा सत्य, ठीक है। तो यूं भी है। तो कई बार जैसे मैंने कहा ना, कनेक्ट करने से, जैसे मुझे मान लो ये मुझे याद होता, तो फिर यानी मेरे को यहाँ पे सोचना पड़ता, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, फिर मैं चौथे पे दिमाग लगाता या दूसरे पे दिमाग लगाता। खैर वो तो तुम कर लोगे। सही युग्म क्या था, पहला और चौथा, तो ये सही है, ठीक है। नाम याद रखना, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये पहला गवर्नर था, वो भारतीय गवर्नर है ना, ठीक है। चलिए, आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, बहुत समय से मुंबई में ही है। और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, श्री संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है। कापाट फुल फॉर्म याद करके जाना, एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है। एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ी देर से मैच द फॉलोइंग करे जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय, योजना आयोग तो अब नीति आयोग हो गया है, उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसे भी देखो अगेन किस्मत है, अगर आपको कापाट का फुल फॉर्म देखोगे ना, तो इसमें ये जो आर आता है ना, उसमें रूरल वर्ड आता है, तो ऐसे करके आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे कापाट, सी काउंसिल, एडवांसमेंट, पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक कापाट है संस्था, फुल फॉर्म याद करके और अंदर डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। जरूरत तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आरबीआई नहीं करता। आरबीआई नोट निगमन का कार्य करता है, मैंने यहाँ पे यस का निशान लगाया। आरबीआई साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, नहीं करता। आरबीआई जनता से डील ही नहीं करता, आरबीआई बैंकों से डील करता है। बैंक जो होते हैं ना, कमर्शियल बैंक, वो करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। विदेशी विनिमय कोष संरक्षण, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज को पूरा यही संभालता है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यही है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल का काम यही करता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं करता, बी नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। क्रेडिट कंट्रोल के लिए उपाय लिखे हुए हैं। बैंक दर नीति, बिल्कुल, बैंक रेट को बढ़ा दोगे, मतलब रेटों के साथ सबके साथ ऐसा ही है। देखो, बैंक रेट कह लो, रेपो रेट कह लो, रिवर्स रेपो कह लो, और कैश रिजर्व रेशियो कह लो, या एसएलआर कह लो। अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा माथा नहीं मारना। इनमें से किसी में भी वृद्धि की जाएगी ना, तो लिक्विडिटी घट जाएगी। ये सारी चीज़ें होते ही पहले कमर्शियल बैंकों के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, या उनकी लोन गिविंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, या कम हो जाएगी बोलना चाहिए। और ऐसा होते ही पब्लिक, जैसे बैंकों के लिए लोन महंगे होंगे, तो फिर वो आगे पब्लिक से तो कमाते हैं, उनके लिए लोन महंगे हो जाएंगे, तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होते ही प्राइजेस काबू आ जाते हैं। तो महंगाई को, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको काबू करने के लिए बैंक इसमें से किसी में भी वृद्धि कर सकती है, तो वो डोज देती रहती है ना, जैसे बीपी ऊपर नीचे होता है, तो वैसे। और इनमें से नीचे ये महंगा ऋण होता है, ये वाला। इनमें से किसी भी चीज़ को बढ़ाओगे तो महंगा ऋण वाली पॉलिसी कहलाती है। और जब आरबीआई को इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, पैसा फेंकना होता है, तो इन सब में गिरावट कर देती है ना, वो फिर सस्ती ऋण नीति की तरफ चल जाती है। तो बैंक रेट जो है, ये बिल्कुल क्रेडिट कंट्रोल का उपाय है। जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है, तो ये दवाई लिखेगा, हाँ लिख सकता है। खुले बाजार की क्रियाएं, जहाँ बैंक, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज सेल्स करता है, कमर्शियल बैंक्स को और बड़े प्लेयर्स को, ये भी है। साख जमा अनुपात, इंग्लिश में देखा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, ये मैंने कभी नाम नहीं सुना। और कैश रिजर्व रेशो, जहाँ जैसे देखो ना, अगर मान लो कैश रिजर्व रेशो 4% है, तो इसका मतलब है बैंक 4% आरबीआई के पास जमा कराएंगे, उनके पास उधार देने के लिए 96 रुपये बचेगा। उसमें भी एसएलआर का 18 रुपये काट के 78 रुपये ही बचेगा। 18 रुपये तुमको अपने पास रखना है। और अगर ये 6% हो जाए और ये 18 की जगह 20% हो जाए, तो क्या होगा, 100 में से 6 बैंक अपने पास रखेगा
और 100 में से 6 आरबीआई को जमा करा देगा, 20 अपने वहाँ नकद में रखेगा, तो फिर उनके पास उधार देने के लिए 74% बचेगा। पहले 78 रुपये बाजार में फेंक पाते थे, अब 74 फेंक पाएंगे। खैर, मैं बताना था कैश रिजर्व रेशो भी साख नियंत्रण का उपाय है। ये वाला जो है ये साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, ठीक है। ये आप शीट याद करके जाना। बैंकों के पास क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं, क्वालिटेटिव तरीके भी होते हैं। संख्यात्मक या परिमाणात्मक विधियों में बैंक रेट या डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रेशोस, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशोस, और एसएलआर को अप डाउन करके, है ना। और क्वालिटेटिव मेथड में है बैंक राशनिंग करता है, नैतिक दबाव डालता है, प्रचार करता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है, और सेलेक्टिव उपाय अपनाता है। असत्य युग्म को पहचानिए, अगेन इसमें कौन सा गलत है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जैसे हम रिजॉर्ट में घूमने जाते हैं, रिजॉर्ट बेसिकली वर्ड क्या होता है, अंतिम रिजॉर्ट मतलब होता है शरण लेना। आप अंत में किसकी शरण लोगे, तो ये आरबीआई के लोगे, बिल्कुल। सब फेल तो बापू बचेगा, आरबीआई। सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक 31 मार्च 2026 को एसबीआई है, सही है। सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाला बैंक 31 मार्च 2026 को एचडीएफसी है, सही है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है, सही है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक आईसीआई है, गलत है, एचडीएफसी है। सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर है एचडीएफसी, है ना। और पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है आपका एसबीआई, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, ये लास्ट वाला गलत था, ठीक है। चलिए, वही एक्रोनिम पेटीएम, पे थ्रू मोबाइल। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, BH, भारत, भारत इंटरफेस फॉर मनी। वो हो सकता है बी के लिए भारत और एच के लिए हैवी लगा दे, भारत हैवी इंटरफेस फॉर मनी, आप लग रहा सही लग रहा है। BH फॉर भारत। MFA, जब ये होता है ना कि आप पासवर्ड लगा देते हो, पिन लगा देते हो, बायोमेट्रिक लगा देते हो, मल्टीपल मतलब मुश्किल कैप्चा लगा देते हो, ये मतलब गड़बड़ नहीं हो या कहीं मतलब आपके वो हैकिंग वैकिंग या सेंधमारी ना हो, उसके लिए होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। मैंने बताया ना, OTP, पिन सेट करना, कैप्चा, आई एम नॉट अ रोबोट, समथिंग वो वाला, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। USSD, यूनाइटेड स्टेट सर्विस डेटा, ये गलत है। US यहाँ यूनिवर्सल वर्ड है, देखिए क्या है इसका, यूनिवर्सल नहीं, गलत, सॉरी। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, मतलब इसमें बिना इंटरनेट के भी आप कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इंटरनेट नहीं है ना तो भी सप्लीमेंट्री, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। एक बार और देखिएगा, सिबिल, सिबिल स्कोर होता है, इतना स्कोर होगा तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, इतने से कम स्कोर होगा तो आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको लोन नहीं मिल सकता। तो सिबिल, सिबिल क्या है, एक क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले आया था, उसमें था आरबीआई ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इरडा ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें एक आया था सिबिल। तो सिबिल कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये बैंकों को कंट्रोल करता है, ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, ये इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करता है, इन सब ये सब बापू हैं। सिबिल कौन आ रहा है, सिबिल, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार लेने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसमें बीच वाला आई फॉर इंडिया है, लिमिटेड, ये सही दे रखा है। POS पॉइंट ऑफ सेल, सही है। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, सही है। और स्विफ्ट, एक होता है वर्ड स्विफ्ट से कार होती है ना, अरे स्विफ्ट बैंकिंग भी होती है। स्विफ्ट में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, यहाँ ट्रांसफ़र वर्ड ये गड़बड़ है। स्विफ्ट में जो लास्ट में T है, दैट T फॉर टेलीकम्युनिकेशन, T स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन। बताओ साल ने कहाँ जगह फंसाया है। S फॉर कुछ भी गेम खेल सकता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड, ऐसा ऐसे नहीं है ना। ये जो बच्चों का इतना मासूम क्वेश्चन होता है ना, मतलब दिल चीरने वाला क्वेश्चन, सर आपके क्वेश्चन देख जाए बस आ जाएगा ना इतने में से। मैं कोई साला पेपर सेटर लग रहा हूँ, और पेपर सेटर कर रहा होता तो क्या यहाँ पढ़ा रहा होता। कमाल करते हो यार पांडे जी, ऐसा होता है कोई। सोसाइटी फॉर, तो ये जस्ट एक आइडिया है, इससे और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये है आपका स्विफ्ट का सही फुल फॉर्म, ठीक है। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा,
ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगी आपको, नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं।